हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पूरी सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूँ। 43 लेक्चर्स की सीरीज़ है और इन डेप्थ कवर किया है मैंने उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जिन लोगों ने उस सीरीज़ को से पढ़ाई की है उनको वो सीरीज़ बहुत पसंद आई है। आप में से अगर किसी ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वो सीरीज़ देखें ताकि आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिपेयर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। उसके अलावा अभी हम लिमिटेशन एक्ट के 5 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन 6 to 8 करने वाले हैं। अभी तक लिमिटेशन एक्ट पे जो मुझे फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस पर्पज़ से हम ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस पर्पज़ से हम ये लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो लेक्चर मैं सर्व कर पा रहा हूँ। आप में से कोई भी जिसको कोई डाउट हो वो हमेशा मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हो और आपके कोई सजेशंस हों आप वो भी बता सकते हो। तो ये लेक्चर मैं शुरू करूँगा, पर उससे पहले जो कि अपील मैं हमेशा आपसे करता हूँ कि आप इस क्लासरूम को जो आप तक पहुँचा है आप बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनका बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा विज़न ये है कि लॉ से रिलेटेड जो भी लोग हैं इंडिया में, जो लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं या किसी और फील्ड में जो भी लॉ प्रोफेशनल्स हैं, उन सबके पास इस चैनल का, इस क्लासरूम का एक्सेस होना चाहिए ताकि वो जब भी चाहें अपनी जगह पे बैठ के कन्वीनियंटली लॉ का कोई भी कोर सब्जेक्ट पढ़ सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेस्ट कंटेंट है उसे एक्सेस कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ऑलरेडी कर रहे होंगे और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 to 8 की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ। देखिए, हमने सेक्शन 3 में पढ़ा कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सूट अगर आप फाइल करते हो एक पीरियड के बाद जो कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है शेड्यूल 1 में, मान लीजिए किसी सूट को फाइल करने का प्रिस्क्राइब पीरियड 3 साल था और आप उसके बाद फाइल करते हो तो ऐसा सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था। सेक्शन 3 एक जनरल प्रोविजन है और इस सेक्शन 3 को कंट्रोल करते हैं आगे वाले प्रोविजंस। सेक्शन 4 से 24 तक जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 3 को कंट्रोल करते हैं। सेक्शन 3 एक थोड़ा सा हार्श सा प्रोविजन है, राइट। और उसकी हार्शनेस को, राइट, उसका जो रिगर है उसको कम करने का काम करते हैं सेक्शन 4 to 24। तो इसको क्या करते हैं, इस हार्शनेस को रिलैक्स करते हैं सेक्शन 4 to 24, विच मीन्स सेक्शन 3 में जो रूल प्रोवाइड किया गया है उसके एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं सेक्शन 4 से 24, राइट। तो हम सेक्शन 4 देख चुके हैं, हम सेक्शन 5 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, जो कि ये बोलते हैं कि भले ही लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था उसके अंदर सूट फाइल ना किया जाए, तब भी उस तरह के सूट्स को या एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा कोर्ट कुछ गिवन सर्कमस्टेंसेस में। तो हम ये समझते हैं क्यों। अच्छा, एक और बात, हम आगे बढ़े उससे पहले मैंने आपको सेक्शन 5 में एक चीज बताई थी कि सेक्शन 5 जो है वो सूट्स पे अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 5 जो है वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करता है कि आपका लिमिटेशन का, आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो लैप्स हो गया है, उसके बाद भी आप सूट फाइल कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। पर मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन 5 सूट पे अप्लाई नहीं होता। किस पे अप्लाई होता है? एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन और डिवोर्स की एप्लीकेशन के अलावा एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है, उसके अलावा अपील्स वगैरह पे अप्लाई होता है, राइट। तो ये सूट्स पे अप्लाई क्यों नहीं होता, ये उस दिन शायद मैं मिस आउट कर गया था। ये सूट्स पे अप्लाई इसलिए नहीं होता कि जब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सूट्स का क्यों नहीं होता, कि उसका रीजन ये है कि जब हम शेड्यूल 1 देखते हैं लिमिटेशन एक्ट का, तो जो टाइम पीरियड है वो कंसिडरेबली लॉन्गर होता है। मतलब मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स है किसी सूट को फाइल करने का, राइट। और जनरली 1, 2, 3 ईयर्स, 12 ईयर्स इस तरह का टाइम पीरियड दिया है। तो मतलब एक लंबा टाइम पीरियड होता है सूट फाइल करने के लिए। जब हम कंपेयर करते हैं किससे, एप्लीकेशन से और अपील से, अपील्स वगैरह में 2 महीने का, 3 महीने का जनरली इतना टाइम पीरियड रहता है, राइट। एप्लीकेशंस में भी ऐसे ही बहुत कम टाइम पीरियड रहता है। तो क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड काफी कम रहता है और सूट्स में उतना कम नहीं रहता, रिलेटिवली ज्यादा टाइम पीरियड रहता है, इसलिए
सेक्शन 5 क्या करता है? सेक्शन 5 एक ये रीजन है जिसकी वजह से सूट्स के केसेस में अप्लाई नहीं होता। सूट के केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं हो सकता। हाउएवर एप्लीकेशन और अपील्स के केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है? अगर आप एक समय के बाद भी आए हो, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी आए हो, तो भी जो प्लेंटिफ है, तो भी जो एपेलेंट है और जो एप्लीकेंट है, उसके डिले को कोर्ट कंडोन कर सकता है अगर उसके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो। अदरवाइज सूट्स के केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं हो सकता और ये एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है, आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। प्री में ये अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप अब सेक्शन 5 का जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था वो आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पे। देखिए सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हम एक साथ पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 लगभग सेक्शन 6 का एक्सटेंशन है सेक्शन 7, और सेक्शन 8 जो है वो बेसिकली सेक्शन 6 को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों प्रोविजंस हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। तो सेक्शन 7 सेक्शन 6 को सप्लीमेंट करता है और सेक्शन 8 सेक्शन 6 को कंट्रोल करता है, राइट। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 6 क्या बात करता है। देखिए सेक्शन 6 बोलता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, राइट। सेक्शन 6 ये कहता है कि जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? हमेशा आप ये इक्वेशन याद रखना, कॉज ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू लीगल राइट प्लस वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? लीगल राइट प्लस वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। तो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जब आपके पास कोई लीगल राइट है और उस लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। सपोज आपका लीगल राइट क्या है? राइट टू वोट, चुनाव में वोट डालना, ये आपका लीगल राइट है। हमें भारत का संविधान ये राइट देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये राइट देता है, तो हम इसको लीगल राइट मानते हैं। हालांकि थोड़ा सा इस पे मतभेद है जूरिस्ट के बीच में, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कुछ लोग बोलते हैं कि लीगल राइट है, बट अभी जो वाइडली एक्सेप्टेड पोजीशन है वो ये है कि ये लीगल राइट है। तो राइट टू वोट आपका लीगल राइट है। तो मान लीजिए आपके पास, आप 18 साल के ऊपर के हैं और आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर, तो आपके पास एक राइट है कि आप अपना वोट डालें। प्लस आपको कोई वोट डालने से रोक देता है, राइट, यू आर बार्ड फ्रॉम वोटिंग। जो इलेक्शन मैनेज कर रहा था, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वहां पे, वो आपको रोक देता है, आपको वोट नहीं डालने देता है। तो यहां पे क्या हुआ? जैसे ही आपको आपके राइट का एक्सरसाइज करने से रोका गया, वहीं पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। और क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और किसके अगेंस्ट अराइज हुआ? कॉज ऑफ एक्शन आपके पास अराइज हुआ कि आपको रोका गया है, आपका एक लीगल राइट था उसको वायलेट किया गया है, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट, राइट, उस ऑफिसर के अगेंस्ट आपके पास एक रेमेडी आ गई कि आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो और उससे कॉम्पनसेशन या डैमेजेस ले सकते हो। अगर आपको याद हो तो टॉर्ट्स में हम लोग केस पढ़ते हैं एशबी वर्सेस वाइट का, राइट, और इसी तरह का हम एक केस पढ़ते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, राइट, जब ये स्टेट थी तब की बात है। तो ये केस बेसिकली ये एक एमएलए को असेंबली में वोट डालने का और पार्टिसिपेट करने से रोका गया था, और इसमें क्या था, एक इंसान जो था एसपी वर्सेस वाइट में, जो ब्रिटिश केस है जिसपे इसके डिसीजन पे ही ये वाला केस बेस्ड था, तो इसमें भी एक इंसान को अपना वोट डालने से रोका गया था, तो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ कि कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है और ये कब अराइज होता है, राइट, क्योंकि ये बेसिक है। हम अगर डायरेक्टली पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 और मैं आपको पढ़ा के आगे बढ़ जाऊँ और आपको बेसिक ना बताऊँ तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगी चीज़, हो सकता है आप रट तो लो। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है जब आपके पास एक राइट है और उस राइट का वायलेशन हुआ है। तो अभी क्या हुआ, मान लीजिए आपको इसने वोट डालने से रोका 5 नवंबर 2022 को, तो आपके पास 5 नवंबर 2022 को ये राइट आ गया कि आप इसके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सको, राइट, कि इसने आपको लीगल, आप इस रोका है आपको वोट डालने से, आपका राइट। अब मान लो कि इस तरह के केसेस में 3 साल है प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है, सपोज 3 इयर्स प्रिस्क्राइब पीरियड है, तो आप कब तक अपना सूट फाइल कर सकते हो? आप सूट फाइल कर सकते हो 5 नवंबर 2025 तक। 4 नवंबर 2025 नहीं होगा, ये आप याद रखना, मैं आपको लिमिटेशन आगे पढ़ाऊंगा
तब आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं होगा, राइट। बेसिकली जिस दिन वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है हम उस दिन को भूल जाते हैं, उस दिन को काउंट नहीं करते हैं। जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब पीरियड काउंट करते हैं उसके अगले दिन से गिनना शुरू करते हैं, तो हम 6 से काउंट करेंगे। तो इसलिए 3 साल का पीरियड कब कंप्लीट होगा? 5 नवंबर 2025 को कंप्लीट होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए लोगों को क्या लगता है कि 5 नवंबर 2022 से 3 इयर्स का लिमिटेशन शुरू हुआ तो वो 4 नवंबर 2025 तक आएगा, पर ये आंसर गलत होता है। और आपसे जो इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जब प्रिस्क्राइब पीरियड हम काउंट करते हैं तो उस दिन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, अगले दिन से काउंट करते हैं। तो अभी वो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। तो 2025 तक आप ये एक सूट फाइल कर सकते हो, पर आपने इन 3 साल में फाइल नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? आपने ये सूट आप फाइल करने गए 5 नवंबर 2029 में। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये बोलेगा कि भाई अब आपका जो राइट है, आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है, अब ये बार्ड हो गया है। अब आपकी जो रेमेडी है वो बार्ड हो गई। अब आप इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हो। क्यों? आप 3 साल में क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? राइट? क्योंकि लॉ केवल उन्हीं लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करता है जो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। तो आई होप अब आपको कॉज ऑफ एक्शन समझ आया होगा। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है और क्या मतलब होता है विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड सूट फाइल करने का, क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे आते हैं और हम ये देखते हैं कि सेक्शन 6 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 6 बेसिकली ये बोलता है कि मान लो अगर हम इसका क्लॉज 1 पढ़ें कि इट सेज वेयर अ पर्सन entitled to institute a suit or make an application for execution of decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor or insane or an idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after disability has ceased, right? तो देखो कोई इंसान जो सूट फाइल कर सकता है और एप्लीकेशन लगा सकता है, राइट? एप्लीकेशन किस चीज की? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। अगर कोई इंसान जो एंटाइटल्ड है ये करने के लिए, तो सूट फाइल करने के लिए कब एंटाइटल्ड होगा? जब उसके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा, राइट? और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मतलब उसके फेवर में डिक्री आ गई होगी, राइट? तो ये इंसान जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जब वो सूट फाइल कर सकता है। मान लो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि वो वोट डालने वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था कि राइट टू वोट है प्लस वो राइट क्या है? वॉयलेट हो गया है। और कब वॉयलेट हुआ है? 5 नवंबर 2022 को वॉयलेट हुआ है। अब 5 नवंबर 2022 से आपके पास अधिकार आ गया, आपको रोक दिया गया वोट डालने से। तो मान लो ए है, ए को रोक दिया गया वोट डालने से 5 नवंबर 2022 को। तो अब क्या हुआ? अब इसके पास ये अधिकार आ गया कि ये केस फाइल कर सके अथॉरिटीज के अगेंस्ट। पर जब ऐसा किया गया तो ये इंसान क्या था? ये इंसान सपोज इनसेन था, राइट? या हम इसको थोड़ा एग्जांपल मॉडिफाई करते हैं क्योंकि आप ये बोलोगे कि इनसेन पर्सन को वोट डालने कैसे दिया जा रहा है, राइट? तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मान लो किसी ने ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, जो बी ने क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, बी के पास ये राइट आ गया कि वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सके। और ये ब्रीच इसने किया 5 नवंबर 2022 को। पर दिक्कत क्या हुई कि 4 नवंबर 2022 को ये जो ए है ये क्या हो गया? इनसेन हो गया, राइट? तो सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि अब ये इंसान जो है, जो इनसेन हो गया है, ये सूट कब फाइल कर सकता है? अभी इसके अगेंस्ट जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो चलना शुरू नहीं होगा। 3 साल काउंट होने, सपोज कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन है, इसमें 3 इयर्स का होगा। तो 3 साल मतलब अगर हम जनरली देखें तो 5 नवंबर 2025 तक ये इंसान सूट फाइल कर सकता था जनरल सिनेरियो में। पर क्या हुआ कि जब ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना था उससे पहले ये इनसेन हो गया। तो अब इसके अगेंस्ट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, वो अभी स्टार्ट नहीं होगा। वो कब स्टार्ट होगा? जब इसकी इंसेनिटी क्योर हो जाएगी, जब ये ठीक हो जाएगा, राइट? तो मान लीजिए इसकी इंसेनिटी क्योर होती है 5 या मान लो 10 दिसंबर
2026 को। तो अभी क्या होगा, 10 दिसंबर 2026 से इसको 3 साल का समय दे दिया जाएगा कि ये अपना केस फाइल कर सके, राइट। तो बहुत ही लॉजिकल बात है कि कोई भी इंसान जो इनसेन है, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कोई इडियट है या फिर कोई माइनर है, ऐसे लोग जो होते हैं इनको लॉ ऐसा मानता है कि ये लोग एक फेयर जजमेंट नहीं कर सकते कि वो जो कर रहे हैं उसका उनके जो इंटरेस्ट है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए आप सबको पता है कि इस तरह के जो लोग हैं इनसेन और जो माइनर हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने से भी रोका जाता है, राइट। इनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। तो लॉ ये बोलता है कि अगर, तो अब मान लो ये इनसेन था, तो अब अगर कोर्ट ये बोलता है कि नहीं आपको सूट फाइल करना चाहिए था, आप इनसेन थे, तो क्या हुआ, तो ऐसा तो नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो इनसेन था, उसे नहीं पता था, ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। तो इस वजह से क्या किया गया, इसको रिलैक्सेशन दिया गया कि ये जब ठीक हो जाएगा उसके बाद केस फाइल कर सकेगा। उसे जो 3 साल का समय वहां दिया जाना था, वो 3 साल का समय यहां दे दिया गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब दूसरी चीज ये बोल रही है कि मान लो एक इंसान जो है ये जो ए है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, पर बी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से पहले क्या हुआ, ए की जो है डेथ हो गई। तो इसका जो बेटा था सी, अब उसके पास राइट होगा कि वो बी को सू कर सके, क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, पर ब्रीच करने से पहले किसी ए की डेथ हो गई। तो राइट किसके पास होगा, सी के पास होगा कि इसको सू कर सके डैमेजेस के लिए। पर सी क्या हुआ, जब इसकी डेथ हुई तो सी माइनर था उस टाइम पे, राइट। उस टाइम पे सी जो था वो 12 इयर्स का था। तो अब ये 18 इयर्स का कब होगा, 2028 में 18 इयर्स का होगा जो सी है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मान लो 3 साल है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू होगा, 2028 से पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड कर दिया और ये बोला कि 2028 से पीरियड ऑफ लिमिटेशन जनरली इसके अगेंस्ट शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो ये माइनर था। और 6(1) क्लियरली बोल रहा है कि अगर कोई इंसान जिस दिन से प्रिस्क्राइब पीरियड जो है स्टार्ट होना है उस दिन वो माइनर है, इडियट है या फिर इनसेन है, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो लिमिटेशन पीरियड, वो प्रिस्क्राइब पीरियड उसके अगेंस्ट शुरू नहीं होगा और वो आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। तो अभी यहां पे क्या हुआ, ये माइनर है जब इसके फेवर में ये कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, और वो तो जनरली 2028 में इसके पास राइट होगा कि 2028 से विद इन 3 इयर्स ये केस जो है फाइल कर सके, राइट। पर क्या हुआ, 2028 में ये अडल्ट होने वाला था। सपोज इसका बर्थडे जो आता है वो 11 दिसंबर को आता है, तो 11 दिसंबर 2028 को ये 18 साल का हो जाता। पर 2027 में ये क्या हुआ, इनसेन हो गया। तो पहले तो वो माइनर था, एक डिसेबिलिटी थी कि वो सूट नहीं फाइल कर सकता, राइट। अब दूसरी डिसेबिलिटी क्या हो गई कि वो 17 साल का था तभी वो इनसेन हो गया, और वो इनसेन रहा 2035 तक, राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि एक डिसेबिलिटी थी उसके पास, माइनर था, और उसी वो डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो पाई, पर उसके साथ क्या हुई, दूसरी डिसेबिलिटी शुरू हो गई। तो जब दूसरी डिसेबिलिटी खत्म होगी, जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है 3 इयर्स का, इसके अगेंस्ट एक्सटेंड हो जाएगा, और कब से शुरू होगा, 2035 से। सपोज 1 मार्च 2035 को ये डिसेबिलिटी खत्म हुई है, तो जो प्रिस्क्राइब पीरियड है 3 इयर्स का कब से शुरू होगा, 1 मार्च 2035 से शुरू होगा, और ये अप टू 1 मार्च 2038 अपना केस फाइल कर सकेगा। आई होप ये बात अब क्लियर होगी आप लोगों को। तो 6(2) ये बात करता है, राइट। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि एक डिसेबिलिटी जो है वो क्योर नहीं होनी चाहिए, तभी दूसरी डिसेबिलिटी आ जानी चाहिए। दोनों डिसेबिलिटीज ओवरलैप करनी चाहिए।
अगर एक डिसेबिलिटी क्योर हो गई और उसके बाद दूसरी डिसेबिलिटी आ रही, मतलब वो मेजर हो गया, उसके 1 साल बाद वो इंसेन हो रहा है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा, तब सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा, राइट। मतलब उसकी एक डिसेबिलिटी खत्म नहीं हुई और दूसरी डिसेबिलिटी शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक डिसेबिलिटी खत्म हो गई और दूसरी डिसेबिलिटी शुरू नहीं हुई, मान लो वो माइनर था, वो मेजर हो जाता 2028 में, तो मेजर हो गया 2028 में, इंसेन हुआ वो 2029 में, तो अब तो वो डिसेबिलिटी क्योर हो गई है, उसके पास राइट था, मतलब उसको सूट फाइल कर देना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो इंसान है इसके पास सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का डिफेंस नहीं होगा। कब होगा, यहां पे प्रिस्क्राइब पीरियड रन होना शुरू हो गया है और वो कंटिन्यू रहेगा, ये मैं आपको फर्दर सेक्शन 9 में और समझाऊंगा, राइट। अगर ये इंसान जब मेजर हुआ है उससे एक दिन पहले भी अगर ये इंसेन हो गया, केवल तब सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 लगेगा। मतलब दो जो डिसेबिलिटीज हैं ये क्या करनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए, एक डिसेबिलिटी खत्म ना हो और दूसरी शुरू हो जाए, राइट। हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पे आते हैं। इट सेज where the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from time to time so specified। ठीक है, अब मान लो थर्ड जो है वो ये बोल रहा है कि ये कोई ए नाम का जो इंसान था, ये क्या था, ये इंसेन था, राइट। और ये इंसेन था, इसके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, पर ये इंसेन ही रहा, तो पीरियड तो एक्सटेंड हो गया, शुरू नहीं हुआ प्रिस्क्राइब पीरियड, फिर इसकी डेथ हो गई, राइट। तो मान लो 2028 में कॉज ऑफ एक्शन आना था पर आया नहीं, क्योंकि ये इंसेन, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ पर प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो शुरू नहीं हुआ, और इसकी डेथ हो गई 2043 में। तो अब जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको, इसके जो लीगल हेयर्स हैं उसको क्या, कितना टाइम मिलेगा, उतना ही टाइम मिलेगा। अगर ए के पास 3 इयर्स का टाइम था केस फाइल करने के लिए, तो ए का जो लीगल हेयर है, इसका मान लो बेटा जो है, उसके पास कितना टाइम होगा, 2043 से 3 इयर्स का टाइम होगा कि ये अपना केस फाइल कर सके, राइट। क्योंकि ये इंसेन था, इंसेनिटी में उसकी डेथ हो गई, तो इसके अगेंस्ट तो प्रिस्क्राइब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो शुरू हुआ नहीं। तो जब इसकी डेथ हो गई तो इसका जो बेटा है वो केस फाइल कर सकता है इसके बिहाफ पे, तो उसको भी कितना समय मिलेगा, उतना ही समय मिलेगा जितना इसको मिलता इसकी डेथ से, राइट। देन सबसेक्शन 4, इट सेज वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 is at the date of the death of the person whom he represents affected by any such disability, the rules contained in subsections 1 and 2 shall apply। ये कह रहा है कि मान लो ये इंसेन पर्सन था, इसकी डेथ हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये आया बी के पास तो बी भी इंसेन था, राइट। अब जब बी भी इंसेन था तो जब बी की इंसेनिटी क्योर हो जाएगी तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा, जैसा हमने ऊपर देखा, इससे पहले वाले उसमें देखा, राइट। क्योंकि कोई भी इंसेन पर्सन केस फाइल कर सकता है, ल्यूनाटिक केस फाइल कर सकता है, एक माइनर केस फाइल कर सकता है अपने नेक्स्ट फ्रेंड के साथ, पर ये जो सेक्शन 7 जो सेक्शन 6 है, ये एक तरह का कैसा है, इनेबलिंग प्रोविजन है, जो उनको ये राइट देता है कि वो ऐसा, मतलब ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते, राइट। वो अगर चाहें तो अपनी चॉइस से केस फाइल कर सकते हैं ये तीनों, राइट, नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, पर ये लोग जो हैं मजबूर नहीं किए जा सकते ऐसा करने के लिए। तो लॉ इनको एक रिलैक्सेशन दे रहा है, लॉ इनके साथ इनको एक कंसेशन दे रहा है कि ठीक है, आप अगर नहीं करना चाहते तो हम आपको इतने टाइम की मोहलत देंगे, राइट। तो यहां पे आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर सेक्शन 5, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा रट लें, ठीक है, कुछ प्रोविजंस आते हैं जो आप सेक्शन नंबर आपको याद होना चाहिए। बहुत एप्लीकेशन बेस्ड लॉ है ये, और इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे समझा दूं कि आपको कभी लिमिटेशन में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, इसीलिए मैं हर एक प्रोविजन के बहुत डिटेल में जा रहा हूं, आपको बहुत प्रॉपर न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसेक्शन 5, तो ये 4 क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान अगर उसे केस फाइल करना था पर वो इंसेन था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बेटे को, उसका जो लीगल हेयर जो भी होगा,
उसको केस फाइल करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? जितना कि उसको मिलता, 3 साल का पीरियड अगर उसके पास था तो उतना ही उसको मिलता। पर 5 क्या कह रहा है? मान लो जो ए है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, राइट? तो ए और ब्रीच कब किया? 21 नवंबर 2022 को ब्रीच किया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट 21 नवंबर 2022 को ब्रीच हुआ तो इसके पास राइट कब आया? कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? 21 नवंबर 2022 को। तो ये केस कब से फाइल कर सकता है? 21 नवंबर 2022 से अप टू 3 इयर्स, मतलब 21 नवंबर 2025 तक एज अ जनरल रूल। पर ये क्या हुआ? जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो ये इंसान इनसेन था, राइट? उससे पहले ये इनसेन हो गया और इसकी इंसैनिटी जो है वो क्योर हुई मार्च 2031 में, राइट? तो क्योर हो गई इंसैनिटी। तो अब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सटेंड हो गया। प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से रन करेगा? मार्च 2031 से 3 इयर्स के अंदर ये केस फाइल कर सकता है, राइट? तो क्या हुआ? मार्च 2031 में ये क्योर हो गया, पर उसके बाद क्या हुआ? फरवरी या मान लेते हैं मार्च 2032 में, मार्च 2032 में इसकी, फरवरी मार्च सब मिक्स हो गया, मार्च 2032 में इसकी डेथ हो गई, राइट? तो एक्चुअल में जब ये क्योर हो गया तो ए जो है वो कब तक केस फाइल कर सकता था? अप टू 2034 तक, मार्च 2034 तक केस फाइल कर सकता था, उसके बाद नहीं कर सकता था। तो क्योंकि ये क्योर हो गया था तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका जो लीगल हेयर होगा, ए का मान लो लीगल हेयर है जिसका नाम है एएस, तो उसको कितना टाइम मिलेगा? वो भी मार्च 2034 तक ही केस फाइल कर सकता है। उसको यहां से फ्रेश 3 इयर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ठीक हो चुका है, ये क्योर हो गया था। अगर ये मान लो इनसेन ही रहता और 2031 में उसकी डेथ हो जाती तो फिर 3 इयर्स, तो फिर क्या होता? यहां से जो एएस है उसको 3 इयर्स मिल जाते। पर अभी क्या हुआ है कि 2031 में इसकी ये क्योर हो गया है और ये क्योर होने के बाद 2032 में इसकी डेथ हुई है। तो ये जो एएस है उसके पास कितना टाइम रहेगा? उसके पास केवल 2 साल जो बचा हुआ है, जो इसके पास बचा होता अगर ये जिंदा होता। तो ये कब तक केस फाइल कर सकता है? मार्च 2034 तक केस फाइल कर सकता है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये बोलती है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वूम। मतलब माइनर हम किसे कंसिडर करेंगे? एक ऐसा इंसान जो अनबॉर्न है पर वो वूम्ब में है, राइट? जो अनबॉर्न पर्सन है पर वो वूम्ब में है, हम उसे भी क्या करेंगे? माइनर कंसिडर करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जा सकती है आगे भी, राइट? तो आई होप आपको सेक्शन 6 बहुत प्रॉपरली समझ आया होगा। सेक्शन 6 को समझाना थोड़ा सा टेक्निकल है और ख़ास तौर पे जब हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम क्लासरूम में होते हैं तो वो थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पर ये थोड़ा सा वन वे हो जाता है ऑनलाइन पे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितना सिंप्लीफाई करके पढ़ा सकूं तो उतना अच्छा है। अगर आपके पास ऑप्शन है मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछने का, सारी चीज़ें हैं, पर अगर हम एक क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसका। पर फिर भी मैंने कोशिश की है बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाने की, एंड आई होप आपको सेक्शन 6 समझ आया होगा। सेक्शन 7 और 8 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सेक्शन 6 मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में डील करने वाला हूं। अब मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।